आर्कियोलॉजिकल की जो भी एविडेंस हमको प्राप्त होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं एएसआई के माध्यम से। किसके माध्यम से? एएसआई के माध्यम से। दिव्या नाम सुनी हो कभी एएसआई का? नहीं सुनी हो, गुड। एएसआई मींस होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें आपको दो बहुत महत्वपूर्ण नाम पता होने चाहिए। एक का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। वो अलेक्जेंडर नहीं, ये दूसरा आदमी। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम पता होना चाहिए आपको। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सर जॉन मार्शल। और तीसरा भी नाम आपको पता होना चाहिए, दयाराम साहनी। एक चौथा भी नाम आपको पता होना चाहिए, के मोहम्मद। हाँ, बहुत बढ़िया। अब चारों नाम को जरा समझो। एएसआई का काम क्या होता है? एएसआई का काम सिर्फ इतना है कि इतिहास का निर्माण करना। और इतिहास हमेशा सोर्सेस के माध्यम से बनाया जा सकता है। बिना सोर्सेस के इतिहास बनता नहीं है, राइट। और सबसे प्रमाणिक जो सोर्स होता है उसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। खुदाई के दौरान जो भी चीजें प्राप्त हुई उन्हें हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस माना। क्लियर हुआ इतना? तो खुदाई करने का राइट किसके पास है? एएसआई के पास में। अब जैसे तुम हो, तुमको इतिहास में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, तो तुम्हें लगा कि यहां पर हड़प्पन साइट हो सकती है काकादेव में, तो क्या करोगी? 4-5 लोगों को ले आओगी, खुदाई करना स्टार्ट? नहीं पॉसिबल है। आपको किसी भी प्लेस की खुदाई करने के लिए एएसआई की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। एएसआई अगर परमिशन देती है तो ही आप खुदाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एएसआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इस मामले में। क्लियर हो गया? तो खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें मिला करती हैं। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक साइट का नाम मिलता है जिसका नाम है चानुदड़ो। वहां से महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की चीजें प्राप्त हुई हैं। कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में क्या क्या मिला है? काजल, लिपस्टिक एंड पाउडर, ये सारी चीजें मिली हैं। और मैंने तुम लोगों को शायद बताया था वहां की लिपस्टिक बहुत ब्रांडेड लिपस्टिक है। आज की जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, सुबह लगाई शाम को खत्म। उसको लगाओ एक दिन, एक वीक में चलता था। इतनी, हाँ, एक लिपस्टिक एक बार लगा लो वो 7 दिन तक चलती थी और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। इतनी शानदार। आज लिपस्टिक खरीद के ले आओ, 10 दिन बाद पता नहीं चलेगी कहां है। पता चलती है क्या? मुझे नहीं पता, वैसे तुम लोगों को पता होगा ज्यादा। हाँ? नहीं, तो खो जाती है ना, वो नष्ट हो जाती है। लेकिन सोचो आज से 10,000 साल पहले की महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन की चीजों का इस तरह से इस्तेमाल कर रही थी और वो चीजें प्रेजेंट टाइम में मिली हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, कॉस्मेटिक था, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, लेकिन लिपस्टिक है, पाउडर है, तो बनाया। मैंने बताया ना, इंडस वैली वाले बहुत ज्यादा टेक्निकल माइंड के थे। क्लियर हुआ? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिक्के, क्वाइंस। सिक्के इतिहास का निर्माण करते हैं। पता है तुम्हें कैसे पता चलता है? सिक्कों के माध्यम से। कई बार आपने देखा हो, मतलब कई सारे ऐसे डायनेस्टीज के लोग हैं जिनके बारे में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, कोई लिटरेचर एविडेंस नहीं। कुछ ऐसी डायनेस्टीज हैं जिनके बारे में ना लिटरेचर है ना ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। उनसे संबंधित, उनसे रिलेट करते हुए कुछ क्वाइंस मिले, कुछ सिक्के मिले ओनली। और उन सिक्कों के बिहाफ पर उनकी पूरी डायनेस्टी लिख दी गई है। कैसे? सिक्के क्या क्या बताते हैं फिर? हाँ, सिक्का पहली बात तो यह बताता है कार्बन डेटिंग के तहत कि ये कितने साल पहले की बात है। नेक्स्ट, उससे राजा का धर्म पता चल सकता है। धर्म पता चलेगा। मान लो उस पे मूर्तियां बना दी गई देवी की या देवता की, तो राजा कैसा है? हिंदू राजा है। उस समय की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज पता चल सकती है। उस समय सर एंशियंट टाइम पूरा का पूरा धर्म तंत्र था। हाँ, सारा का सारा रिलीजन बेस्ड था उस टाइम। बात समझ आ रही है? तो अगर उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं
स्टैच्यूज मिल रही हैं, तो इसका मतलब राजा हिंदू है। समझ में आ रहा है? ब्राह्मी देवनागरी में अगर कोई बात लिखी गई है तो इसका मतलब है कि इस समय तक ब्राह्मी या देवनागरी चल रही थी, नहीं चल रही थी। साथ में राजा का एरिया पता चलता था कि राजा कितने एरिया पर कंट्रोल करता था। बात समझ आ रही है? साथ में उसकी डायनेस्टीज के बारे में पता चलता था। कई बार एक साइड में दूसरा राजा का चित्र और एक साइड में, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक साइड इधर एक साइड उधर, तो एक साइड में दूसरा राजा, एक साइड में दूसरा राजा। तो यह पता चल जाता है कि जो पहला साइड होता है उसमें राजा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है, और जो डिफीट हुआ राजा होता था उसका दूसरा साइड में पिक्चर हो जाता था। इसका यह मतलब निकाला जाता है कि इस वाले राजा ने इस वाले राजा को मारा और इसके राज्य को कैप्चर कर लिया, यानी कि इसके ऊपर इसने कभी अटैक किया होगा और अटैक करके इसको अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। तो सिक्के इस तरह का इतिहास बताते हैं, यानी कि सिक्के भी इतिहास का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है? इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने बताया था कल कि हर व्यक्ति किसी न किसी एंगल से बायस्ड होता है, यानी कि पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित होता है ना? कैसे? जब भी कोई भी इतिहास की बुक खरीद करके ले आओ तो हम लोगों का काम क्या होता है? ऐसे किताबें हम लोग ऐसे खरीदने जाते हैं। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ किताबें ठीक लग रही है, बहुत बढ़िया। ऐसा ऐसा 4-5 बार पलटा, नहीं किताब ठीक ठाक लग रही। किताब खरीदने का सही तरीका क्या है? ना 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 ना, सीधा पीछे आ जाओ। ये बकवास किताब है, इसमें दिया नहीं है। जो भी टेक्स्ट बुक खरीदोगे तो यहां पर राइटर की डिटेल्स लिखी होती है। देखा है बुक्स को? यहां राइटर की डिटेल लिखी होती है। राइटर का जन्म कब हुआ, कब डेथ हुई, कहां से पढ़ा है वो, किस धर्म का है, किस जाति का है, ये सारी बातें यहां पर लिखी होती है। से पढ़ा है उस इंस्टीट्यूट की आइडियोलॉजी इसके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? जिस धर्म का है, यानी कि जिस रिलीजन का है, उस धर्म की आइडियोलॉजी इसके ऊपर होगी कि नहीं होगी? जिस जाति का है उस जाति की आइडियोलॉजी होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? तो क्या वो व्यक्ति जब अपनी किताब लिखेगा तो क्या अपनी इन सारी अप्रोच को अपनी किताब में नहीं डालेगा? डेफिनेटली डालेगा। तो किताब खरीदने से पहले पता चल जाता है कि किताब में लिखा क्या है, अगर आपने 10 लाइन इधर पढ़ ली तो। अब इससे बेहतर प्रमाण क्या है, बेहतर लॉजिक क्या है? बेहतर लॉजिक ये है, जो एक हिस्टोरियंस होते हैं और जो सोर्सेज होते हैं, हिस्टोरियन और सोर्सेज के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि हिस्टोरियन सोर्सेज के माध्यम से ही हिस्ट्री बनाता है, राइट? अब मान लो एक मछली मार्केट है, फिश मार्केट, आप मछली खाना चाहते हैं, नहीं तुम नहीं खा रही हो, ऐसे मुंह बना कर रही हो। मान लो आप किसी फिश मार्केट में गए मछली खरीदने के लिए, राइट? तो वहां बहुत सारी स्टॉल लगी होंगी, बहुत विभिन्न प्रकार की मछलियां आपको नजर आएंगी। तो बहुत सारी आपको मछलियां दिखाई देंगी। तो सारे जो शॉप के लोग हैं वो अपनी मछली को बेचने के लिए तुमको अप्रोच करेंगे कि हमारी मछली ले जाओ। क्या तुम अप्रोच के अकॉर्डिंग मछली लोगी या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मछली लोगे? हाँ, तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मछली लोगे। क्लियर हुआ? कितना भी अप्रोच कर ले कि रोहू ले लो, रोहू ले लो, तुम नहीं लोगे। तुम अपनी जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग लोगे। क्लियर हुआ? अब आपने मछली ली, मछली को लाए, अब उसको गर्म पानी में साफ करना है या ऐसे वाटर में साफ करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना? अरे मतलब हमारी शादी नहीं है तो हम बारात में भी नहीं गए। नेक्स्ट दूसरी बात, उसको किस तरह से पकाना है, बड़ी आंच में पकाना है, छोटी आंच में पकाना है, कैसे करना है, कितना तेल डालना है, कितना मसाला डालना है, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे। जिसे खाना है वही डिसाइड करेगा। ठीक इसी तरह को एज इट इज अप्लाई करो हिस्ट्री के ऊपर। मान लो आप हिस्टोरियन हैं और आप हिंदू हैं और आप ब्राह्मण हैं, और अब आपको लिखना है औरंगजेब की हिस्ट्री को। किसकी हिस्ट्री को? औरंगजेब की हिस्ट्री को।
जब आप औरंगजेब की हिस्ट्री को लिखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे तो उससे रिलेट करते हुए डेटा कलेक्शन नहीं करने जाएंगे। डेटा कलेक्शन करने जाएंगे ना, तो डेटा कलेक्शन करने जब आप जाएंगे तो बहुत अलग अलग प्रकार के डेटा मिलेंगे। कहीं कई जगह डेटा आपको मिलेगा जो औरंगजेब को हीरोइक फील करा रहा है, कुछ ऐसे डेटा होंगे जो उसको विलेन फील करा रहे होंगे। तो आप कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे? विलेन वाला। क्यों? क्योंकि आपका धर्म क्या था? हिंदू। जाति क्या थी? ब्राह्मण। तो औरंगजेब ने हिंदुओं का कन्वर्जन किया, औरंगजेब ने ब्राह्मणों की जनेऊ तोड़वा दी, औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को नाश कर दिया गया। ये सारा का सारा बात तुम्हें पता था ऑलरेडी, यानी कि तुम्हारा माइंड पहले से ही सेट था। तो तुमने वो सारे डेटा कलेक्ट किए जिससे औरंगजेब को विलन साबित किया जा सके, वही डेटा कलेक्ट किया आपने। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इस बात को समझो, क्या इतिहास के साथ ऑब्जेक्टिविटी निभाई गई? नहीं हुई, ऑब्जेक्टिविटी नहीं हुई। यानी कि वस्तुनिष्ठता जो होनी चाहिए औरंगजेब के साथ वो नहीं हो पाई, क्योंकि आप एक बायस्ड माइंड के साथ औरंगजेब का इतिहास लिख रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक उसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट मामला, इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी संभव ही नहीं है कभी। इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी संभव ही नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी समझ पा रही हो दिव्या? दिव्या, ताजमहल शाहजहां ने बनाया, यह है ऑब्जेक्टिविटी, और कोई डेटा नहीं। यानी कि क्वेश्चन का कोई डाउट ही नहीं है। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। इस पे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। यह है ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि जो सच है वही लिखना है। आपने सच लिखा है क्या? जो औरंगजेब का सच होना, जो सच था वो तो नहीं लिखा आपने। हो सकता है कि आपने कुछ सच लिखा हो। आपने कुछ सच लिखा, क्या पूरा सच लिखा आपने? बायस्ड माइंड की वजह से नहीं लिख पाया आप। ठीक उसी तरह से आज तक ऑब्जेक्टिविटी के साथ कभी इतिहास लिखा ही नहीं गया। क्लियर हो? जैसे आप मान लीजिए हिंदू हैं और जाति से ब्राह्मण हैं, अगर आपने औरंगजेब को अपना टॉपिक बनाया, जैसे ही आपने औरंगजेब को अपना टॉपिक बनाया उसी वक्त आप बायस्ड हो गए। कैसे बायस्ड हो गए? आपने औरंगजेब को ही टॉपिक क्यों बनाया? इसका मतलब है कि औरंगजेब के लिए आपके माइंड में पहले से ही कुछ सेट था। राइट? अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने औरंगजेब को अपना टॉपिक बनाया, उसके भी माइंड में औरंगजेब हिट कर रहा होगा, उसको हीरोइक फील कराना होगा उसको, तो वो भी तो बायस्ड हुआ? नहीं हुआ, वो भी बायस्ड हो गया। अब जैसे समझो इस बात को, तो क्या इतिहास ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिखा गया है? नहीं लिखा गया, यानी कि पूरा सच नहीं लिखा गया। ठीक उसी तरह से अब मान लो आपको अकबर के बारे में समझना है, अकबर के बारे में समझना है, तो अकबर को समझने के लिए हमारे पास तीन एविडेंस हैं लिटरेचर में। एक है अबुल फजल, क्या नाम है? अबुल फजल। दूसरा है बदायूनी, और तीसरा है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, ये तीन फैक्ट हमारे पास है। समझना बात को। जो अबुल फजल है ये अकबर के कोर्ट में है, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है अकबर का। यहां तक कि अबुल फजल की जब डेथ हो गई है तो अकबर 10 दिनों तक खाना नहीं खाया है, भरपूर रोया है। अपनी किसी बेगम के मरने के बाद इतना नहीं रोया अकबर जितना अबुल फजल के मरने पर रोया हुआ आदमी। अपने बेटे को घर से निकाला कर दिया है, घर से बाहर कर दिया है, क्योंकि इसकी हत्या में इसके बेटे जहांगीर का रोल था। तो अकबर ने इसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए अपने बेटे को निकाल दिया। सोचो कितना नियरेस्ट रिलेशन रहा होगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो औरंगजेब को सबसे ज्यादा अकबर को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। बदायूनी ने अपने 900 पेज की किताब में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो अकबर के फेवर में हो। पूरा का पूरा उसने उसको क्रिटिसाइज कर दिया। इसने बदायूनी ने, निजामुद्दीन ने दोनों को बैलेंस किया है। अब एक बात बताओ, अगर अकबर को समझना है और सिर्फ तुम्हारे पास डेटा है अबुल फजल का, अबुल फजल ने किताब लिखी अकबरनामा, उसमें अबुल फजल ने अकबर को इंसान एक का दिया और यहां तक बोला कि अकबर के अंदर डिवाइन पावर है। अल्लाह ने अपनी कॉस्मिक जो पावर है इंटर कर दी है अंदर, अकबर के अंदर, कि अकबर दैवीय गुणों से युक्त है।
अकबर एक लेमैन है, बल्कि अल्लाह का प्रतिनिधि है। बात समझ आ रही है? तो अबुल फजल कभी अकबर को क्रिटिसाइज कर सकता है क्या? कभी नहीं किया। तो क्या अकबर को अगर हम अकबर को अफजल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो क्या सच में जस्टिस कर रहे हैं? क्या अकबर को समझ पा रहे हैं पूरी तरह से? नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ ऊपर में लिखा है अबुल फजल ने। नेक्स्ट, अगर अबुल फजल का एविडेंस ना हो मेरे पास, एविडेंस किसका हो? बदायूनी का। तो क्या अकबर को सच में समझा जा सकता है? तब तो आपको यही लगेगा ना कि अकबर था। यहां आपको पता चलेगा अकबर बहुत महान आदमी था, उसने कोई गलत काम आज तक किए नहीं। यहां पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है अकबर बड़ा दुष्ट आदमी था, क्योंकि हमारे पास तीनों का डेटा है। हमने इसको भी पढ़ा, इसको भी पढ़ा और इसको भी पढ़ा। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी नाम का एक बुक लिखा, जिसमें उसने प्रशंसा भी और अकबर की बुराई भी की। यानी अकबर सही है वहां सही बताया, और जहां अकबर गलत है वहां उसको गलत भी बताया। अब ये दोनों हो जाएंगे कि नहीं? किसके माध्यम? ये थर्ड एविडेंस के माध्यम से। तो अगर हमें सही से समझना है तो हमारे हिस्टोरियंस के पास ये तीनों डेटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीनों प्रकार के डेटा होना चाहिए, यानी कि तीनों आ रही है ना हो, संबंधित आर्कियोलॉजिकल भी हो, यानी कि ऐसा कुछ खुदाई के दौरान मिला भी हो और उसकी कुछ एक्टिविटी में नजर आया भी हो। जैसे कहा गया कि अकबर बहुत सेकुलर पर्सन था, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने एक इबादत खाना बनाया था, जहां पर पूजा मतलब कहते हैं करते हैं, जहां पेट करते हैं। तो आज मिला इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में। अकबर बौद्ध धर्म से प्रभावित था, तो उसकी एक ऐसी बिल्डिंग है जो बौद्ध के यानी कि बौद्ध डिजाइन की बनाई गई है। अकबर के हरम में ईश्वर की मूर्तियां मिली, तो जो उसके सेकुलर होने का प्रमाण देती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अकबर को अगर हमें समझना है तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए हमारे हिस्टोरियंस को, तभी तो सही डेटा आप हमको देंगे, नहीं तो कैसे देंगे हमारे सामने? बात समझ में आ रही? कितना टफ काम है। यानी कि की अकबरनामा पता हो, अब्दुल कादिर बदायूनी पूरा नाम है, मुंतखब उत तवारीख किताब का नाम है, ये पता होना चाहिए। निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी पता होनी चाहिए। तीनों को पढ़ना पड़ेगा, तीनों का एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर के एक नया इतिहास लिखा जाएगा। किसका? अकबर का। एक को पढ़ करके अकबर को समझा जा सकता है क्या? इम्पॉसिबल है, समझा ही नहीं जा सकता है। मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे दुश्मनों से समझना है, तो क्या तुम्हारी सही आइडेंटिटी हमारे सामने आ पाएगी? तुम्हारे बारे में सिर्फ तुम्हारी फैमिली से हमको पता चल रहा है ना? हाँ, चुप रहो, सही है। अब देखो, आज पढ़ाना है आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री, है ना? इसलिए बताया ताकि थोड़ा बहुत आप समझें कि इतिहास कैसे समझते हैं हम लोग, है ना? मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मॉडर्न मेडाइवल से अलग कैसे हुआ, डेट के अकॉर्डिंग या कैरेक्टर के अकॉर्डिंग? कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। समझ में आया ना? नेक्स्ट, अब देखो, भारत में मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग यूरोपीय कंपनियां जो आई हमारे देश में, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज जो आती हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। भारत में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियां भारत में ट्रेड करने के लिए आई, जिनमें हम लोग पोर्तुगीज का नाम लेते हैं, डच का नाम लेते हैं, ब्रिटिश का नाम लेते हैं, फ्रेंच और डेनिश का नाम लेते हैं। इतनी सारी कंपनियां भारत में शासन करने की, सॉरी, ट्रेड करने के लिए आई। उनमें से जो पहली कंपनी है उसका नाम है पोर्तुगीज कंपनी, या उसका रियल नेम है एस्तादो द पोर्तुगीज द इंडिया। उसका ये रियल नेम है, जो पुर्तगाल से होते हुए भारत में एंटर करती है सिर्फ ट्रेड करने के लिए। क्लियर है? तो ये समझने की जरूरत है कि ये लोग भारत में आते क्यों हैं, ये लोग भारत से ट्रेड क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, यही समझना आपको पहले। ये सोने की चिड़िया वाला देश, गोल्डन स्पैरो, राइट? ये है बंगाल आपका लगभग, ये है आपका गुजरात, और का जो है मान लो ये दिल्ली वाला इलाका है। समझ में आ रहा है ना? भारत का जो सबसे रिचेस्ट प्लेस हुआ करता है वो है बंगाल, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल कहां है? बंगाल में। बंगाल का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, लेकिन कैसे?
यहां का रॉ मटेरियल आता है कहां पर? गुजरात के डॉकयार्ड पर, यानी कि बंदरगाह पर। यहां का रॉ मटेरियल यहां आएगा, तभी तो यहां से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जाएगा। यानी कि अगर दिल्ली पर कोई शासक है, उसका प्राइमरी काम यही है कि वो बंगाल पर भी कंट्रोल करे और गुजरात पर भी कंट्रोल करे। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि ये सबसे रिचेस्ट एरिया है। यहां से आप रॉ मटेरियल लेंगे और यहां ला करके आप उसको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सर्व कराएंगे, यानी कि एक्सपोर्ट कराएंगे। यहां से ले लिया, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब? यानी कि दिल्ली में बैठने वाला प्रत्येक राजा का जो प्राइमरी काम है वो ये कि वो बंगाल को भी कंट्रोल करे और गुजरात को भी कंट्रोल करे। आप जब मेडावल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए, उन सभी सुल्तानों ने बंगाल और गुजरात पर हमेशा कंट्रोल किया। और जिसके कंट्रोल में ये दोनों नहीं रहे, वो गरीब सुल्तान हुआ, उसके पास कुछ नहीं रहा, वो सब कुछ गंवा दिया। आप जान करके हैरान हो जाएंगे, यहां की जीडीपी 35% है। 35% जीडीपी है आज, अमेरिका और चाइना की नहीं है। समझ पा रहे हैं? यानी कि जब भारत में यूरोपियंस आ रहे हैं, अकेले बंगाल की जीडीपी 35% है। आज भारत की जीडीपी कितनी है? 2%, 3%, 4% है ना? यह है बंगाल की जीडीपी। इससे इसकी रिचेस्ट होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह घटना है लगभग 1700 के आसपास की, यानी कि 1700 के आसपास बंगाल की अकेले की जीडीपी 35% है। और जब 1947 में ब्रिटिश हमारे देश को छोड़ करके हमें डोमिनियन बना, अगस्त 1947 को, तो बंगाल की जीडीपी 3% है। कितनी शानदार सेवा की इन लोगों ने हमारे देश की। 35% की जीडीपी को 3% पे आपने लाके खड़ा कर दिया। बात समझ में आ रही है? अगर आपने नाम सुना हो, एक बहुत बड़े कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, नेता हैं, उनका नाम है शशि थरूर साहब। नाम सुना है? उन्होंने एक बड़ी शानदार किताब लिखी है, एरा ऑफ डार्कनेस। लिखी है किताब एरा ऑफ डार्कनेस। किताब का नाम है शशि थरूर की। शशि थरूर बहुत बड़े हिस्टोरियन है, लीडर होने के अलावा। और वो आदमी इतना शानदार आदमी, वो अंग्रेजी बोल दो तो ब्रिटिश वालों को सोचना पड़ता है। कई बार ऑक्सफोर्ड वालों को अपनी डिक्शनरी को अपडेट करना पड़ा है। किसकी वजह से? शशि थरूर की वजह से। इतनी शानदार अंग्रेजी उस आदमी की। उन्होंने एरा ऑफ डार्कनेस नाम की यह किताब लगभग 2014-15 के आसपास लिखी। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, आई थी। उसी बीच में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उसे इनवाइट किया गया स्पीच देने के लिए। क्या स्पीच देने के लिए बुलाया गया? किसको? शशि थरूर साहब को। शशि थरूर साहब को बुलाया गया। उसी समय उस आदमी ने अपनी किताब लिखी थी एरा ऑफ डार्कनेस, उसको स्पीच देना था। उसने स्पीच दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मतलब मूल जो बातें थी मैं वो बता रहा हूं। पहली बात, उसने कहा कि ब्रिटिश किंग को पूरी दुनिया के सामने माफी मांगनी चाहिए भारत से। बात समझ आ रही? क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिश किंग को, हाँ, पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए भारत से। क्यों मांगनी चाहिए? क्योंकि जब आप हमारे देश पर रूल कर रहे थे, हमें आपने कॉलोनी बनाया था, तब आप एक प्रिंसिपल बना के गए थे हमारे देश में और पूरी दुनिया के सामने कि हम भारतीयों का शोषण नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं। बंगाल, जब आप हमारे देश बंगाल में आए थे ना, तो बंगाल की जीडीपी 35% थी और किस प्रकार की सेवा थी? इसके लिए आप माफी मांगिए। आपने हमारा यह शोषण लगभग 200 सालों में किया है। कितने? 200 साल लगे आपको हमारा शोषण करने में। हम गोल्डन स्पैरो थे दुनिया के लिए, सोने की चिड़िया हुआ करते थे। लोग हमारे यहां ट्रेड करने आते थे। हम अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करने का राइट दिए, तो आपने हमारा ही व्यापार कर दिया, हमें नाश कर दिया। आपने 200 सालों में पूरी तरह से हमको बर्बाद कर दिया। मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, अगर आपका ब्रिटिश किंग माफी नहीं मांग सकता है पूरी दुनिया के सामने, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ब्रिटिश किंग हमें 200 पाउंड का सिक्का दे। 200 पाउंड का क्या दे? सिक्का, यानी कि क्वाइंस दे। मैं दुनिया को यह मैसेज दूंगा कि आपने जो 200 सालों तक हमारे ऊपर रूल किया है, जो हमारा शोषण किया है, उसकी माफी मांग रहे हैं आप 200 रुपए पाउंड देकर के। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते आपको माफ कर दूंगा। ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया। दूसरा सवाल उसने कहा कि आपने हम दुनिया का बेशकीमती कोहिनूर अपने पास रखा हुआ है, उसका 3 पार्ट कर दिया इन लोगों ने। ब्रिटिश महारानी ने 3 पार्ट करवा दिया था।
एक उनके मुकुट में लगा हुआ है। कोहिनूर हमारा वापस कीजिए आप। तो वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे उन सारे लोगों ने देने से मना कर दिया। उनका फालतू बात मत कीजिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने कहा कि कोहिनूर छीना नहीं गया था, कोहिनूर गिफ्ट किया गया था राजा दिलीप सिंह के द्वारा। और तुम पागल आदमी हो, गिफ्ट में मिली हुई चीजों को वापस किया जाता है क्या? वापस नहीं किया जाता। डेटा निकाला गया, देख लो दिलीप सिंह ने महारानी को गिफ्ट किया है, और गिफ्ट की हुई चीज वापस आती है, ठीक है, वो वापस नहीं दी जाती। किस बिहाफ पर मांग रहे हैं आप? ये सारी बातों का डेटा शशि थरूर ने अपनी किताब एरा ऑफ डार्कनेस में किया है, जो मैं यहां समझा रहा हूं आपको। अब अपनी आंसर राइटिंग में एरा ऑफ डार्कनेस के इन कुछ स्टेटमेंट को लिख देते हैं तो आंसर सुधर नहीं जाएगा, बेहतर नहीं हो जाएगा। जो कॉपी चेक करने वाला है उसको ये नहीं समझ में आएगा कि बच्चा नहीं, मतलब करंट सिनेरियो से भी अपडेट है, करंट में क्या चल रहा है हिस्ट्री में, इसके बारे में भी अपडेट है। वो हिस्ट्री तो पता ही है, बट करंट की हिस्ट्री भी उसको पता है। और शशि थरूर जैसा व्यक्ति अगर कुछ बोले तो ध्यान से सुनना चाहिए, फालतू आदमी नहीं, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ये बात इतनी समझ में आई हमारी? ओके, नेक्स्ट। ये है इंडिया, और इधर आप मान के चलिए कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। ऐसे मैं एक रफली मैप बना दे रहा हूं, ठीक? ये है सब, ठीक है। ये पोर्तुगीज है और ये है स्पेन, ओके, है ना? ये है आपका फ्रांस, इधर है आपका जर्मनी, इधर है आपका हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड, जिसकी राजधानी हुआ करती है एम्स्टर्डम। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है इसे कहते हैं रोमन एम्पायर। क्या कहते हैं? रोमन एम्पायर। क्लियर हुआ? रोमन एम्पायर, जैसे हम लोग आज इटली कहते हैं। हुआ ये था कि 477 एडी में, कब? 477 एडी में जर्मन सोल्जर्स के द्वारा रोमन एम्पायर पर पूरी तरह से अटैक किया गया। 7 एडी में जब जर्मन सैनिकों के द्वारा रोमन एम्पायर पर आक्रमण किया गया, अटैक किया गया, तो रोमन एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक वेस्टर्न रोमन और एक ईस्टर्न रोमन। क्लियर हुआ? वेस्टर्न रोमन की जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई रोम। क्या बनाई गई? रोम। यानी कि जो वेस्टर्न रोमन था उसकी क्या बनी? रोम। और जो था इसकी राजधानी बनाई गई कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हम लोग कहते हैं कुस्तुनतुनिया। ये प्लेस वर्तमान में तुर्की में पड़ता है। और ये जो कुस्तुनतुनिया है वर्तमान में, इसका जो प्रेजेंट नेम है वो क्या है? कल्पना, हाँ, प्रेजेंट नेम क्या है इसका? यहां पर एक था टाइगर वाली मूवी, इस्तांबुल, राइट? क्या नाम है? इस्तांबुल। यानी कि कुस्तुनतुनिया ही क्या है? प्रेजेंट टाइम में इस्तांबुल है। हाँ, समझ में आ रहा है? यानी कि कुस्तुनतुनिया ही क्या है? प्रेजेंट में इस्तांबुल है। क्लियर हुआ? तो रोमन इंपायर की जो कैपिटल है वो मतलब वेस्टर्न रोमन की जो कैपिटल है वो रोम हो गई, और ईस्टर्न रोमन की जो कैपिटल है वो कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया या प्रेजेंट में इस्तांबुल है। हाँ, टर्की। आज के सिनेरियो में, उस समय तो पूरा का पूरा रोमन था ना। उस 477 एडी की बात कर रहा हूं, उस टाइम तो रोमन था, आज हो गया ऐसा। जैसे कभी एक टाइम ऐसा था भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश सब एक हुआ करते थे, आज अलग अलग हो गए। ठीक उसी तरह से बात समझ आ रहे हैं? यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इसी रूट से हमारे यहां ट्रेड करने के लिए आते थे। भारत में इंटर करने के लिए दो पास थे हमारे पास। कितने पास थे? दो पास। एक पास तो खैबर से होता था, जिसे हम लोग खैबर दर्रा कहते हैं।
तो ज्योग्राफी में दिव्या बताओ, दर्रा किसको कहते हैं? हाँ, तो दर्रा को पास कहते हैं। तो दर्रा किसको कहते हैं? दो दो पहाड़ियों के बीच में एक नैरो सा जो गलियारा जाता है, सकरा सकरा, पास बोलते हैं उसको। हाँ, उसी को दर्रा इंग्लिश हिंदी में कहते हैं। चाहे उसको पास कहिए, चाहे उसको दर्रा कहिए, ठीक है। तो एक पास है जिसका नाम है खैबर पास, और एक पास है जिसका नाम है बोलन पास। क्या नाम है? बोलन पास। दो पास है हमारे पास। एक, हाँ, दो पहाड़ियों के बीच का जो प्लेस होता है उसे क्या कहते हैं? पास कहते हैं या दर्रा कहते हैं। एक पास है हमारे पास खैबर, एक पास है हमारे पास बोलन। क्लियर हुआ? यानी कि अगर आपको भारत में इंटर करना है तो आप इधर से दो तरीके से इंटर कर सकते हैं, एक खैबर पास से और एक बोलन पास से। जो खैबर पास है ये पंजाब में खुलता है। कहां खुलता है? पंजाब में। और जो बोलन पास है ये कच्छ ऑफ रंड में खुलता है, गुजरात में खुलता है। समझ में आ रहा है? आज तक इस वाले रूट से, यानी सॉरी, इस वाले रूट से सिर्फ एक व्यक्ति आया है, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। क्या नाम है? मोहम्मद गोरी। 1175 में आया था। समझ में आ रहा है? यानी कि इस वाले रूट से होता हुआ एक व्यक्ति बोलन पास से भारत में इंटर करना चाह रहा था, जो कि कच्छ का रण है। और कच्छ का रण कैसा है जानते हैं आप? दलदली जमीन है। नहीं, मेरी बात समझो, ये पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है कि नहीं? ये लोग हमेशा भारत के साथ ट्रेड किए, एंशियंट टाइम से ही ट्रेड कर रहे थे लोग। समझ में आ रहा है? तो भारत में इंटर करने का सिर्फ दो रूट है। भारत में इंटर कर सकते हैं बाय दो रूट से। एक रूट कौन सा है? खैबर पास। और दूसरा रूट कौन सा है? बोलन पास। समझ पा रहे हैं ना? खैबर पास खुलता है पंजाब में, बोलन पास खुलता है कहां पर? समझ में आया? बोलन पास से सिर्फ एक व्यक्ति आया है, इंटर किया है, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को भीम सिंह सोलंकी ने इतना मारा था कि वापस चला गया था, नहीं जान, उसकी जान चली जाती। अरे हमारे यहां इंटर कर रहे हो, मैं तुम्हारे घर पे कब? नहीं भाई, आप आक्रमणकारी के रूप में आ रहे थे, अटैक करने के लिए आ रहे थे। जब आप अटैक करने के लिए आएंगे तो हम आपके अपना डिफेंस नहीं लेंगे, डेफिनेटली मारेंगे हम आपको। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आक्रमणकारियों का इतिहास भी पढ़ेंगे ना हम लोग, जो इन्वेडर्स हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ आक्रमणकारी या जो ट्रेडर्स, दोनों को समझो, चाहे वो आक्रमणकारी हो चाहे ट्रेडर्स हो, वो उनके भारत में इंटर करने के दो रूट थे, एक खैबर पास, एक बोलन पास। बोलन पास से एक इन्वेडर आया जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। उसको भीम सिंह सोलंकी नाम का एक चालुक्य वंशी सोलंकी राजपूत शासक था, भीम सिंह सेकंड, उसने बहुत जबरदस्त तरीके से कूटा। किसको? मोहम्मद गोरी को। तो हर आदमी को अपना इतिहास पता नहीं होगा क्या? ये घटना है 1175 के। अब उसके बाद सारे मर्चेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, व्यापारी उसके बाद ही तो आएंगे। ये घटना कब की है? 1175 की। हमारे यहाँ ट्रेडर्स आ रहे हैं 1498 में, 300-400 साल के बाद। तो वो 300-400 साल का इतिहास नहीं है? जब भी ट्रेडर्स या जब भी मर्चेंट्स इधर आते हैं व्यापार करने के लिए, तो इतिहास को समझते हुए आते हैं, हिस्ट्री को समझते हुए आए। तो लोगों को पता चला कि अगर हम लोग यहां से घुसे तो चालुक्य राजा यानी कि जो राजपूत है यहां मारेंगे, यहां से घुसो मत। अगर वहां राजा से जिंदा बच गए तो वहां दलदली जमीन है, समुद्र के अंदर समा जाएंगे, जिंदा बचने का कोई कंडीशन है नहीं है। तो जिंदा किससे बच सकते हैं? खैबर पास से। इसलिए सबसे जो मतलब सरल और स्मूथ प्लेस था भारत में इंटर करने का, वो खैबर पास था, ना कि बोलन पास। यानी कि भारत का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है कौन? खैबर पास। क्लियर हुआ? तो ये सारे के सारे लोग इधर से, बता रहा हूं, मेरी बात, मैं अभी आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह ट्रेडिंग कंपनियां भारत में क्यों इंटर करती है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। आइए या नहीं? आ गई है, बहुत बढ़िया। तो ये खैबर एंड बोलन समझ में आ गया। दो रूट थे हमारे यहां आने के, एक से तो आ नहीं सकते, दूसरे से ही जाते थे। ठीक है, सबसे स्मूथ प्लेस यही था खैबर वाला, इसी से इंटर कर जाते थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब देखो दूसरा। ये सिचुएशन ऐसे बनी और भारत के साथ ट्रेड होता रहा एक लंबे टाइम तक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट
एक घटना होती है पूरे विश्व में। 570 एडी में एक व्यक्ति का जन्म हो जाता है सऊदी अरेबिया के मक्का में, जिसका नाम है प्रॉफेट मोहम्मद साहब, राइट। 632 में 632 एडी में उस आदमी की डेथ हो जाती है मदीना में, अपनी बीवी आयशा बेगम की गोद में उस आदमी की डेथ हो गई। उस आदमी की, वो जो आदमी था वो मुसलमानों का रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड हुआ करता था। तो उसके मरने के बाद मुसलमानों की लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह उठा कि अब मुसलमानों को लीड करने का काम कौन करेगा। तो इस मुद्दे का हल हुआ खलीफत यानी कि खलीफा के माध्यम से। किसके माध्यम से? खलीफा के माध्यम से। खलीफा एक बहुत बड़ी पावर है इस्लाम के इतिहास में। खलीफा एक बहुत बड़ी पावर है। खलीफा एक पोस्ट का नाम है। उस व्यक्ति के पास रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों राइट होते हैं, यानी कि जिसके पास रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों पावर हो वो अपने आप में सुप्रीम आदमी। तो इस्लाम को लीड करने का काम जो जिसने किया उनका नाम क्या है? खलीफा। कई बार बोला जाए तो बहुत बड़े खलीफा बने घूम रहे हैं आजकल। तो खलीफा एक बहुत बड़ी पावर है। तो खलीफा ने आगे के समय में इस्लाम को लीड करना स्टार्ट किया, यानी कि अब इस्लाम को लीड करने का काम कौन करेगा? खलीफा करेगा। खलीफा एक पोस्ट है, जैसे अपने यहां भारत को लीड कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यही तो करते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही तो लीड करते हैं भारत को। ठीक उसी तरह से इस्लामिक जो लोग थे, जो मुसलमान या जो मुस्लिम थे, उनको लीड करने का काम कौन करता था? खलीफा। समझ में आ रहा है? उस समय यहां का जो एरिया है बगल में, उस समय तो नहीं था, इस समय के आसपास का जो एरिया था वहां पर एक व्यक्ति यानी कि जो खलीफा की पोस्ट पर बैठा हुआ था, उसने अपने इस्लामिक इन्वेडर से बोला कि कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करो। और कुस्तुनतुनिया पर इस्लामिक आक्रमणकारियों का अटैक हुआ 1453 में, यानी कि 1453 में इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा इस वाले प्लेस पर आक्रमण किया गया। और जैसे ही इस पर आक्रमण किया गया, इस्लामिक आक्रमणकारियों ने, अभी तक यहां पर रूल कौन करते थे? कौन लोग रहते थे? क्रिश्चियन, ईसाइयत धर्म के लोग। अब इनको कैप्चर किसने कर लिया? इस्लाम ने। इस्लाम ने पूरी तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, और ईसाइयत के लोगों को इधर से जाने के लिए रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, रूट ही पूरा ब्लॉक कर दिया कि अब तुम यहां से नहीं जा सकते। जाओगे तो इसके लिए दो कंडीशन। एक कंडीशन क्या? कि अपना धर्म बदल दो, ईसाइयत को छोड़ो और इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। दूसरा, अपनी गर्दन कटवा लो। बात समझ आ रही? अब कौन श्यामलाल है तो शमसुद्दीन बना दो उसको, भैया 2 लाख ले लो, श्यामलाल हो, शमसुद्दीन बन जाओ, बनेगा? हाँ, कंप्लीट इस्लामिक स्टेट है, कंप्लीट इस्लामिक स्टेट है। हाँ, सब कुछ खत्म इस्लामिक। इस पूरी दुनिया में मैं एक दिन बता रहा था 56 ऐसे हैं जो इस्लामिक स्टेट है, 150 ऐसे हैं जो क्रिश्चियन कंट्री है। भारत दुनिया में एक भी ऐसा कंट्री नहीं जो हिंदू कंट्री हो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब ये वाला रास्ता तो ब्लॉक हो गया ना। इसी वाले रूट से होते हुए खैबर आते थे लोग, भारत में एंटर करते थे, जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे। अब अगर ये रास्ता ही ब्लॉक हो गया, यहां पर बैठे कौन? अब इस्लामिक बैठे। उनकी कंडीशंस हैं क्या? या तो धर्म बदलो या जान दे दो। तो हर आदमी को अपना धर्म और अपनी जान दोनों प्यारी है। और ये जो यहां के लोग हैं, बिना भारत के साथ ट्रेड किए भी जिंदा नहीं रह सकते। भाई आप हमारे ऊपर डिपेंड हो। अगर आप हमारे साथ ट्रेड नहीं करते हो तो मारे जाओगे। आज नहीं मारे जाओगे, कल मारे जाओगे। मतलब तीसरी बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए है कि भारत के साथ ट्रेड करना कंपलसरी है इनके लिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि यहां पर ऑक्युपाई करना किसने लिया? इस्लामिक लोगों ने। अब लोगों को दिमाग में आया, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनका मानना यह था कि यार भारत के साथ ट्रेड तो करना ही है, बिना भारत के साथ ट्रेड किए मरना ही है, करना पड़ेगा हमें उसके साथ ट्रेड। तो हम इस रास्ते से ना जाकर के, क्या भारत में पहुंचने का कोई दूसरा रूट नहीं है? हम इसी रूट से क्यों जाएं? भारत तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रूट क्यों नहीं खोज लेते हम लोग? मेरी बात समझ में आ रही है? कुस्तुनतुनिया पर अटैक 1453 में जब हुआ, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आया। क्या क्या रिजल्ट आए हमारे सामने? क्या क्या रिजल्ट आए? हाँ, नए रूट्स मिले हमको। रेनेसा का पीरियड है हमारे टाइम में आया। साइंस ने अपने आप को ग्रो अप करना स्टार्ट किया। बहुत सारी चीजें चेंज हुई। जैसे इतनी बातें समझ में आ रही ना? यहां क्या हो रहा है? क्लियर? ठीक है। अब जो यहां के इंटेलेक्चुअल्स थे उन लोगों को लगा
कि अब हम लोगों को इस वाले रूट के बजाय एक दूसरा रूट खोज लेना चाहिए भारत के साथ ट्रेड करने का। समझा? बहुत। इसकी शुरुआत सबसे पहले पोर्तुगीज ने स्टार्ट की। पुर्तगाल का एक राजा है जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम है इसका? हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल का एक राजा है, उसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। बहुत शानदार आदमी, नाव का विहार करने का आदमी, शौकीन आदमी था, घूमा करता था। तो हेनरी द नेविगेटर भारत तक का एक सी रूट खोजने के लिए वो पोर्तुगीज से निकल करके ये अफ्रीका कोस्ट तक आया। कहां तक आया? अफ्रीका तट तक, यानी कि अफ्रीका कोस्ट तक। यहां से यहां तक का इसने मैप डिजाइन किया। किसने? हेनरी द नेविगेटर ने। यानी कि अफ्रीका कोस्ट का जो मैप डिजाइन करने वाला व्यक्ति है उसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। क्लियर हुआ? इसके बाद ये व्यक्ति यहां से वापस चला गया। हेनरी द नेविगेटर का एक प्रतिनिधि है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियास। नाम सुना है दिव्या तुमने? बार्थोलोमियो डियास, ये दूसरा पोर्तुगीज है। पहला पोर्तुगीज कौन है? हेनरी द नेविगेटर। दूसरा पोर्तुगीज कौन है? बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास हेनरी द नेविगेटर के इस मैप को फॉलो करता हुआ यहां से सीधा यहां आया, इस वाले प्लेस पर, और इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप, या हिंदी में इसको कहा जाता है आशा अंतरिक्ष। समझ में आ रहा है? आशा अंतरिक्ष। यह घटना है 1487 की। अटैक कब हुआ है? 1453 में। तभी तो इधर आ रहे हैं। सोचने वाली बात है, रूट खोजने में कितना टाइम लग गया अभी तक, यानी कि अभी तक इंडिया पहुंचे नहीं है लोग। यानी कि यहां से यहां तक आए कौन? हेनरी द नेविगेटर। यहां से यहां पर कौन आया? बार्थोलोमियो डियास, जिसने इसको केप ऑफ गुड होप नाम दिया है 1487 में। यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज करना या इसका नाम देना, ये दोनों काम किसने किया है? बार्थोलोमियो डियास ने। कहां का है? पुर्तगाल का। 4 कंट्री के नेम दे देंगे, 4 पर्सन के नाम दे देंगे, कहेंगे मैच कराओ दोनों को। समझ आ रहा है ना? 4 कंट्रीज, 4 लोग, मैच कराओ है। नेक्स्ट, समझ में आया क्या? केप ऑफ गुड होप नाम दिया है बार्थोलोमियो डियाज ने। भाई यहां तक का मैप खोज लिया था ना, मैप बना लिया था ना हेनरी द नेविगेटर ने। यहां तक उसको पहुंचने में प्रॉब्लम हुई होगी क्या? किसको? बार्थोलोमियो डियाज को। भाई हेनरी द नेविगेटर के कहने पर ही तो आगे जा रहा हो सी रूट खोजने के लिए भारत। उनको भारत चाहिए, सभी का जो फोकस है वो सिर्फ इंडिया है ना, क्योंकि इस वाले रास्ते से नहीं जा सकते। अब ये दूसरा एक सी रूट खोज रहे हैं ताकि इंडिया पहुंचा जा सके। तो इस सी रूट को खोजने के लिए पहला इनिशिएटिव किसने किया? हेनरी द नेविगेटर ने। लेकिन क्योंकि राजा था, वीआईपी आदमी था, वापस चला गया। अब उसने अपना एक प्रतिनिधि हायर किया जिसका नाम क्या है? बार्थोलोमियो डियाज। उसको भेजा, यहां तक आया, और जब वो यहां पर आया तो उसने इसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। वापस क्यों गया? क्योंकि भयानक समुद्री लहरें और समुद्री तूफान आ गया था। केप ऑफ गुड होप रख दिया, क्योंकि अब इसका मतलब क्या है? केप ऑफ गुड होप, अच्छी उम्मीद, अच्छी आशा। कहां? भारत पहुंचने के लिए। यहां उसे पता चल गया कि यहां से इंडिया बहुत दूर नहीं है, बहुत नियर हो चुके हो, इसलिए इस प्लेस का नाम रखा उसने केप ऑफ गुड होप। लेकिन तूफान की वजह से उसे वापस जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? पोर्तुगीज वापस जाना पड़ा। इसी बीच में एक तीसरा व्यक्ति निकला जिसका नाम था मैगलन। क्या नाम है? मैगलन। नाम सुनी हो? मैगलन। मैगलन दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने चारों ओर की समुद्री यात्रा की हो। यानी कि जितने भी भारत दुनिया में समुद्र हैं उन सभी समुद्रों की यात्रा करने वाला जो पहला व्यक्ति है जो ट्रेवल किया है उसका नाम है मैगलन। समझ में आया? मैगलन बताता है कि दुनिया गोल है। मैगलन बताता है कि
स्थल से ज्यादा जल है, और मैगलन ही प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन को प्रशांत महासागर नाम देता है, क्योंकि घूम रहा था। तो जब वो घूमते घूमते पैसिफिक ओशियन के पास आया, प्रशांत महासागर के पास आया, तो उसने ही इसका नाम प्रशांत महासागर रखा, जो कि बहुत शांत था, साइलेंट था, और दुनिया का सबसे गहरा सागर है। हेलो। हाँ मीनू बताओ बेटा। बेटा हम कल सर पूरा सामान शिफ्ट किए हैं अपना रूम वूम पे, और कोचिंग का सामान यहाँ से छपेड़ा शिफ्ट किया है, ठीक है। होली के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक। कल तुम्हारे पापा से बात हुई थी हमारी, ठीक है। ओके। बोर तो नहीं हो रहा तुम लोग? है दिव्या तन, समझ में आ रही बात? ओके। तो मैगलन ही पहला व्यक्ति है जिसने इसे प्रशांत महासागर नाम दिया है। क्लियर है? प्रशांत महासागर नाम किसने दिया है? मैगलन। क्लियर है? क्योंकि मैगलन का जो अप्रोच था कुछ अलग था, उसे इंडिया की खोज नहीं करनी थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये इंडिया की खोज हो रही है? फिर क्या हो रहा है? इंडिया पता है लोगों को, हाँ रास्ता खोजा जा रहा है। ये नहीं इंडिया की खोज हो रही है, इंडिया की नहीं खोज हो रही है ना। नेक्स्ट, अब एक तीसरा व्यक्ति है। अब यहां पर पोर्तुगीज में राजा चेंज हो चुका है, एक तीसरा राजा बना जिसका नाम है एमेनुअल। क्या नाम है? एमेनुअल। एक तीसरा राजा है जिसका नाम है एमेनुअल। एमेनुअल का एक प्रतिनिधि है जिसका नाम है वास्को डिगामा। उसका सिविल स्कोर 900 है। कितना है सिविल स्कोर? उसका 900 है। तुम्हारे घर के बगल में फार्चून की दुकान है ना? है है ना? एक दिन अब तुम दुकान के पास गई, उस दुकान वाले के पास, और तुम 10 रुपया का सामान ली, और तुमने कहा, तुम अपने पॉकेट में हाथ डाली, पैसा था नहीं, तुम भूल गई थी घर में। तुमने कहा भैया, दुकान वाले भैया जी पैसा तो लाए नहीं, सामान बहुत जरूरी, दे दो। हाँ तो नहीं, हाँ दे दिया उसने। चलो ठीक है, फलाने की बिटिया हो, तुम्हारी मम्मी जानते हैं, ठीक है बेटा दे दो। तुम बोल रहे क्या भैया, आठ भैया 10 मिनट में दे रहे हैं तुम्हें, हाँ ठीक है दे दो। और 3 दिन तुम उसकी दुकान ही नहीं आई। अगले दिन जब 3-4 दिन बाद तुम आई, तो उसने कहा कि बेटा तुम 10 रुपए का सामान ले गई थी, दी नहीं। कौन सा सामान? हमको तो याद नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, उसने कोई बात नहीं। एक दिन तुम्हारे घर में कोई नहीं था, और तुम्हारे पास रुपया भी नहीं था, और फिर तुम्हें जरूरत पड़ गई सामान की, बहुत जरूरी है सामान। अब तुम गई, भैया वो 20 रुपए का सामान चाहिए था, देंगे? वो नहीं देगा। क्यों? सिविल स्कोर माइनस में चला गया तुम्हारा, क्रेडिट स्कोर माइनस में। अगर उसी दिन तुमने 10 के बजाय उसको 100 रुपए का नोट दिया होता, और बार टूटा ना होता, कोई बात नहीं भैया बाद में ले जाऊंगी, अब 3 दिन बाद आई लेने, उसने अपने आप से दे दिया बिना मांगे। अब तुम्हारा सिविल स्कोर बढ़िया है कि घटिया है? अब बढ़िया है। एज नहीं, वास्को डिगामा का सिविल स्कोर बढ़िया था। इसका कहने का मतलब यह है कि आज तक उसने एमेनुअल से जितने कमिटमेंट किए वो सारे के सारे फुलफिल किए उसने। हाँ, जितनी भी बातें उसने कही हैं आज तक, वो सारी की सारी बातें कंप्लीट की हैं। किसने? वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा के सामने, सॉरी, एमेनुअल के सामने वास्को डिगामा ने 3G की पॉलिसी दी। कौन सी पॉलिसी? 3G की पॉलिसी। ये क्या है? गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड की पॉलिसी, दैट इज, नहीं वास्को डिगामा ने दी, एमेनुअल को। उसने ना, फालतू बात। वास्को डिगामा ने कहा कि अगर सर आप इंडिया खोजना चाहते हैं, इंडिया का रूट पता करना चाहते हैं, मैं पता करके दूंगा आपको। इसके लिए मुझे पहले, मेरी कंडीशन क्या है? मुझे कुछ जहाज, कुछ सैनिक और कुछ सोना चाहिए। देंगे? क्योंकि सिविल स्कोर बढ़िया था। तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया, किसने? एमेनुअल ने। उसने कहा कि वास्को डिगामा जितना मांग रहा है उसका 3 गुना दिया जाए, क्योंकि सिविल स्कोर बढ़िया था, है ना। जब राजा इतना हेल्पिंग नेचर का है, तो उसने कहा सर आज आपने खुश कर दिया हमको,
आपने जो मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, मैं जितना आप दे रहे हैं इसका 60 गुना आपको प्रॉफिट वापस करके दूंगा। 1 किलो सोना दीजिए, 60 किलो ला करके वापस करेंगे हम आपको। सोचो कितना बढ़िया, 60% प्रॉफिट दे रहा है। नेक्स्ट, ग्लोरी। अभी पुर्तगाल ही आपको जानता है, यानी कि पुर्तगीज जो सिटीजन्स हैं वही जानते हैं आपको। इसके बाद पूरी दुनिया आपका नाम जानेगी, यानी कि एक बहुत बड़ा यश मिलेगा आपको जो मैं करने जा रहा हूं। तीसरा, गॉड। आपका धर्म कौन सा है? ईसाई। ईसाई में कौन सा? कैथोलिक। चलो, कैथोलिक धर्म को पूरी दुनिया में फहरा देंगे, पूरी दुनिया कैथोलिक हो जाएगी। जैसे सिया सुन्नी होते हैं, शैव वैष्णव होते हैं, दिगंबर श्वेतांबर होते हैं, हीन यानी महायानी होते हैं, राइट। बहुत सारे सेक्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक उसी तरह से ईसाइयत जो है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड है, एक को कैथोलिक और एक को कहते हैं प्रोटेस्टेंट। एक का नाम क्या है? कैथोलिक, और एक का नाम क्या है? प्रोटेस्टेंट। क्लियर है? वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव माइंड के होते हैं, कैथोलिकों के खिलाफ निकल के आए थे। जैसे तुमको एक दिन बताया था, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का विद्रोही बच्चा है ना? ठीक उसी तरह से है। हाँ, क्रिश्चियन है क्या? दोनों आपस में लड़ते हैं अप्रोच के अकॉर्डिंग। जैसे शिया और सुन्नी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दोनों मुसलमान होते हैं, हमेशा लड़ते हैं, जन्मजात दुश्मन है दोनों, जबकि दोनों मुसलमान है। जा तुम समझो इस बात को। एक किताब लिखी गई है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। कौन सी किताब? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अमेरिकन स्कॉलर हैं जिनका नाम है सैमुअल हटिंगटन। क्या नाम है? सैमुअल हटिंगटन साहब हैं। उन्हें बड़ी शानदार किताब लिखी, नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता का संघर्ष। उस किताब में आदमी बड़ी शानदार बात बोलता है, कहता है कि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन है, एक समय ऐसा आएगा कि सारी की सारी सिविलाइजेशन आपस में टकराएंगी, सब लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ सब युद्ध करेंगे, राइट। हाँ, रिलीजन वाले हैं। दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सारी की सारी सिविलाइजेशन आपस में युद्ध करेंगी, और सारी की सारी सिविलाइजेशन युद्ध करने के दौरान सब समाप्त हो जाएंगे। मात्र दुनिया में 2 सिविलाइजेशन बचेगी, एक का इस्लाम, एक दूसरा ईसाइयत। और फाइनली उनमें फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल मैच मतलब फाइनल युद्ध होगा जिसमें इस्लाम जीत जाएगा, ईसाइयत हार जाएगी। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा हुआ है। हूं ना करो, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई और दुनिया के सारे कंट्रीज ने उसको सरकार की मान्यता दे दी है। हूं कर रही हो। मान्यता दी कि नहीं दी? भारत सरकार ने मान्यता दी है तालिबान को कि आप सरकार हैं तालिबान में। तालिबान एक आतंकवादी संगठन था, उसने वहां की चुनी हुई गवर्नमेंट को मार करके खत्म कर दिया और अपनी सरकार बना दी, और दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तालिबान। समझ में आ रहा है? अब ये 3 कंडीशन वास्को डी गामा ने किसके सामने रखी? एमेनुअल के सामने। एमेनुअल खुश हो गया, महाराज और तुमको चाहिए तो ले जाओ, कोई बात नहीं, दिया भर के। एक दुनिया की सबसे बेहतरीन जहाज दी गई, साओ गैब्रियल। इतनी शानदार जहाज उस समय पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। राजा ने अपनी जहाज उठा कर दे दी, जिसपे वो खुद ट्रेवल करता था, साओ गैब्रियल नाम का, बहुत शानदार जहाज। वास्को डी गामा कुछ सैनिक साओ गैब्रियल और 2 अन्य जहाजों को लेकर के, 3 जहाजों को लेकर साथ में आया, सिर्फ कुछ सोना ताकि रिश्वत देने के काम आए। सैनिक इन सबको ले लिया, और जो उसने सबसे शानदार काम किया वो ये कि एक अरब स्कॉलर है जिनका नाम है अल इदरीशी। क्या नाम है? अल इदरीशी। ये एक अरब स्कॉलर है, अल इदरीशी साहब। अल इदरीशी साहब की एक खास बात है, ये दुनिया के पहले ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने दुनिया का मैप उल्टा बनाया। कैसा मैप बनाया? उल्टा मैप बनाया। इनके इस मैप को फॉलो करते हुए पीसीएस ने सवाल पूछा है कि वास्को डी गामा ने किसके मैप को फॉलो किया है? राइट आंसर, अरब स्कॉलर अल इदरीशी के मैप को। यानी कि पोर्तुगीज की जो राजधानी है क्या है? बताओ, पुर्तगाल की राजधानी का नाम बताओ। पोलिस राज्य होता है, पोलिस। बताओ, पुर्तगाल की राजधानी का नाम बताओ। नहीं बताओगे तो हम आगे पढ़ाएंगे नहीं। पुर्तगाल की राजधानी का नाम
गूगल करो। लिस्बन या लिस्बॉन, मिला? पक्का यही है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। किसने? वास्को डिगामा ने। किसके मैप को लेकर के? अल इद्रीसी के मैप को फॉलो करता हुआ वास्को डिगामा पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन से अपनी यात्रा को प्रारंभ इसी रूट से करता है और यहां आता है। जगह का नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में उसको एक व्यक्ति मिलता है जो गुजराती ट्रेडर्स है, जिसका नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। इसने बहुत सारे लोगों से यहां से इंडिया के रूट के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन यहां केप ऑफ गुड होप मोजाम्बिक, यहां के लोगों ने वास्को डिगामा के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्रता कर दी। वास्को डिगामा ने पूरे के पूरे शहर को आग लगा दिया, पूरी शहर को आग लगा दिया। मां अपने बच्चे को बचाने के लिए सागर यानी कि ओशियन में कूद गई और अपने बच्चे को ऐसे उठाई है। पूरे आग लगा दिया उसने पूरे मोजाम्बिक में। एक आदमी देख रहा था इस तमाशे को, नाम अब्दुल मजीद, जो कि गुजराती ट्रेडर्स है, गुजरात से इधर पहुंचा है ट्रेड करने के लिए। उसकी मुलाकात हुई किससे? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने उससे पूछा, इंडिया क्या है जानते हो? महाराज मैं वहीं का हूं। जाना तो गर्दन काट देगा अगले मिनट में। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम काम के आदमी हो। ये सब बेकार आदमी थे, मर गए। उसने देखा था एकदम जेनोसाइड किया था उस आदमी ने। वास्को कितना क्रूर रहा होगा, सोचो। हम लोगों को वास्को डिगामा के बारे में कितनी अच्छी बात है। अच्छा, वास्को डिगामा भारत की खोज की थी, बहुत बढ़िया, अच्छा आदमी था। वो जेनोसाइड करता हुआ आ रहा था। अब्दुल मजीद को पकड़ा, उसने कहा देखो गुरु, अगर तुमने हमें इंडिया का रास्ता बता दिया ना, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। उसकी तो जान पे बनी हुई थी। हुआ यह था कि गुजरात से तो आया ही था वो आदमी, गुजरात से यहां पर आया था टेम्पो से। उसको मिल रही थी फॉर्चूनर, मतलब वाह हाँ बढ़िया, ऐसे हल्की नाव से आया था। और उसको घर की याद भी आ रही थी, यहाँ कोई बचा ही नहीं है, हम रुकेंगे यहाँ क्यों, उसको इंडिया वापस भी आना। उसने, वास्को डिगामा ने अब्दुल मजीद से सिर्फ रूट पूछा। उसने, महाराज अगर हम रूट चल के दिखा दें तो? तब तो और माल दे देंगे तुमको। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या उसको गुजरात नहीं पता है कहां से आए? अगर यहां पता है तो पता ही होगा ना। बढ़िया फॉर्च्यूनर यानी कितनी वीआईपी जहाज, बढ़िया लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब मिल रहा है उसको। स्वागत अलग से वास्को डी गामा कर रहा है। वास्को डी गामा क्या पता कि गुजराती आदमी है, पहले से बिजनेस माइंड है। अब्दुल मजीद इसको यहां से यहां के बजाय यहां लेके आया। इसे कहते हैं मालाबार कोस्ट, इसे कहते हैं कोकण कोस्ट, इसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो पोर्तुगीज फर्स्ट टाइम भारत में कहां आते हैं? मालाबार कोस्ट पे। और जिस प्लेस पर निकल आ रहे हैं, इस प्लेस का नाम है कलिकट। कौन सा प्लेस है? कलिकट, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में केरल में। यानी कि साओ गैब्रियल जहाज जो उतरी है, वो कहां उतरी है? कलिकट डॉकयार्ड पर। समझ आ रहा है ना? और यहां का जो रूलर है उसका नाम है जमोरिन। क्या नाम है? जमोरिन। और जमोरिन का रियल नेम है सामूदरी। क्या नाम है? सामूदरी, रियल नेम है उसका। तो ये है, इसका टाइटल नेम है जमोरिन। तो जमोरिन के कोर्ट में प्रेजेंट होने की कोशिश करेगा कौन? वास्को डिगामा। किसकी हेल्प से? अब्दुल मजीद की हेल्प से। अब्दुल मजीद ने कलिकट दिखाया, उसने कहा महाराज घर जाना चाह रहे हैं, चले जाओ तुम्हारा काम हो गया। अब्दुल मजीद यहां से यहां आ गया, क्योंकि वो जानता था यहां इसने क्या किया है, हम यहीं के हैं, नाश कर देगा। तो नाश करे तो यहां करे, यहां क्यों करे? समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझने वाली बात है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है मालाबार कोस्ट, यहां पर कुछ हुआ था, याद आया?
इस्लामिक इन्वेडर्स जो थे वो ब्लॉक कर चुके थे। तो वो जब देखे कि लोग आ ही नहीं रहे हैं तो खुद ही ट्रेडर्स हो गए, वो सारे के सारे भारत में आ गए और यहां से इंटर करते हुए खुद ही यहां आ गए। कौन? इस्लाम। वो फिर वो इधर से आ गए, क्योंकि मालाबार पोस्ट पर मुसलमान एक लंबे टाइम से रहे, उन्हीं को मोपला मुसलमान कहा गया। क्या कहा गया? मोपला मुसलमान का। क्या? क्योंकि बाद में वो मालाबार कोस्ट के आसपास रहे उसी एरिया में, तो हो गए क्या बाद में? मोपला मुसलमान। और इन्हीं मुसलमानों के द्वारा 1921 में भारत में बहुत जबरदस्त तरीके से विद्रोह करते हैं लोग। 1921 में गांधी जी भारत में, मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है, मोपला रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। 1921 की घटना है ये। मोपला मुसलमानों के द्वारा, केरल की घटना है ये। मोपला मुसलमानों के द्वारा उसी केरल में, ये वही मुसलमान है, उन्हीं के वंशज हैं जो यहां से यहां माइग्रेट करके यहां पर आए। अब उनको मोपला कहा जाता है क्योंकि मालाबार में एक लंबे टाइम तक रहे। उन्हीं मुसलमानों के द्वारा, असल अली मुसलियार नाम का एक व्यक्ति है, 1921 की घटना है, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में। मोपला मुसलमानों के द्वारा वहां के समस्त हिंदुओं को मार दिया गया, यहां भी जेनोसाइड किया गया, पूरा कत्लेआम कर दिया गया। इतना ही नहीं, हिंदू पुरुष हिंदुओं को मारने के बाद जो महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार किए गए, उनके साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद जो महिलाएं मर गई, मृत हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया गया। मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, ऐसा एनी बेसेंट मैडम बोल रही है, जिसने जाकर के खुद इस घटना को देखा है। एनी बेसेंट मैडम खुद अपनी किताब कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया में बताती हैं कि मैंने अपनी आंखों से मोपला मुस्लिमों के द्वारा मृत हिंदू महिलाओं के साथ रेप करते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये मोपला मुसलमान थे। और एनी बेसेंट बता रही, जो एक आयरिश लेडी है, इंडिया की नहीं है, हिंदू नहीं है, वो बता रही इस बात को। और उन्हीं मोपला मुसलमानों को गांधी जी कह रहे हैं कि मोपला अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे ने सबसे बड़ी वजह यह बताया था कि हमने गांधी को इसलिए मारा था क्योंकि गांधी ने मोपला मुसलमानों के द्वारा जो अपराध, जघन्य अपराध किया गया था, उसको गांधी ने जस्टिफाई कर दिया था। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मोपला मुसलमान थे। तो ये मालाबार कोस्ट पर दो लोग टकराए। कौन कौन? एक इस्लाम टकराया और एक ईसाइयत टकराई। एक वास्को डी गामा एक साइड में, दूसरे साइड में वो मुस्लिम्स। मुसलमानों ने जमोरिन की गर्दन पर ऑलरेडी तलवार रखी हुई है। भाई, आप किसी की कोर्ट में रह करके, किसी के दरबार में रहेंगे, ट्रेड करेंगे तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आप भारत में रहें, टैक्स, व्यापार करें, ट्रेड करें, भारत को आप पे नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से किसका एरिया है? जमोरिन का। ट्रेड आप यहीं से कर रहे हैं। किस चीज का? स्पाइसेस का, मसालों का, काली मिर्च का, जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं हम लोग, तो ट्रेड करना चाह रहे हैं आप। और जमोरिन को आप टैक्स नहीं देना चाह रहे हैं। टैक्स लगना है 10 रुपए, आप दे रहे हैं 1 पैसा। जमोरिन को अच्छा लगेगा? जहां 100 रुपए होने चाहिए वहां आप उसको दे रहे हैं 10 रुपए। वो कैसे मानेंगे इस बात को? और उल्टा ये भी बोल रहे हैं कि ये ले लो, नहीं गर्दन काट देंगे, ये भी नहीं देंगे। तो जमोरिन तो बड़ा मजबूर आदमी है। हाँ, चलो भाई, जो दे रहे हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्को डी गामा जब यहां से यहां आया तो 100 के बदले उसको 1000 दिया एडवांस पेमेंट। महाराज, हमको व्यापार करने दो, हम तुमको 10 छोड़ो, 100 छोड़ो, 1000 रुपए पेमेंट कर रहे हो अभी एडवांस। तो जमोरिन खूब देगा। जमोरिन ने वेलकम किया है। किसका? वास्को डी गामा का वेलकम किया। महाराज आओ, तुम्हारा रेड कारपेट वेलकम करते हैं, जिले लाई आप हैं, आओ तुम लड़ो, क्योंकि आओगे तो कंपटीशन बढ़ाओगे ना। तो वास्को डी गामा का विरोध यहां पर किसने किया? मालाबार कोस्ट के उन मुसलमानों ने जो यहां से माइग्रेट करके इधर आए थे। दोनों के बीच में झड़प हुई, यानी कि दोनों में युद्ध हुआ, क्योंकि वास्को डी गामा के पास नेवी बहुत शानदार थी और यहां नेवी की जरूरत थी। उसने मुसलमानों को जबरदस्त तरीके से कूटा, सारे के सारे मुसलमानों को मारा और सारे मुसलमान ट्रोल हो गए। और 3 महीने तक वास्को डी गामा यहां पर रहा। 3 महीने तक उसने स्पाइसेस को, मतलब यहां से स्पाइसेस खरीदे। किसने? वास्को डी गामा ने स्पाइसेस खरीदे। और 3 महीने के बाद इसी रूट से होता हुआ लिस्बन आ गया वो, क्योंकि इस वाले रूट से हमेशा स्पाइसेस जाते थे, इसलिए इसको स्पाइस रूट के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? स्पाइस रूट के नाम से जाना गया। और जब यहां से स्पाइसेस लिया इसने
काली मिर्च यहां से खरीदी 1 रुपए किलो, और उसी काली मिर्च को इसने लिस्बन में बेचा 60 रुपए प्रति केजी, 60 रुपए प्रति केजी बेचा, प्रॉफिट दिया ना 60। कितना प्रॉफिट हुआ सोचो। अब हमारे यहां जो स्पाइसेस हैं, इलायची है, लौंग है, इन चीजों का व्यापार हम लोग क्या करते हैं, अचार बनाते हैं, खटाई बनाते हैं जीभ का स्वाद बढ़ाने के लिए। इन लोगों को स्पाइसेस की क्या जरूरत है, ताकि मीट को प्रिजर्व कर सकें लोग, मांस को सुरक्षित रखना था, क्योंकि मांस जो होता था वो बड़ा बड़ा गट्ठर में आता, एक दिन में सड़ जाता था, और वो अगर इस मांस को पेस्ट बना करके, सॉरी स्पाइसेस का पेस्ट बना करके मांस में लगा दो तो स्वाद नहीं बढ़ जाता उसका। रोस्ट चिकन खाई होगा भाई, तुम दिव्या तुम खाई रोस्ट चिकन, मजा आता है कि नहीं उसमें, बहुत बढ़िया होता है। मुंह बना रही है, कभी खाई हो नहीं, बंदर क्या जाने। हाँ बंदर क्या जाने, अरे फालतू सब, प्रैक्टिकल बनो, फालतू बात है। पूरी दुनिया खाती है, फालतू बात कर रही हो। हाँ। तो इतना शानदार, मतलब जब स्पाइसेस लग गए तो वो उसका स्वाद दोगुना हो गया, उन लोगों को मजा आने लगा, और एक वो सुरक्षित हो गया, जल्दी सड़ नहीं रहा था। डिमांड बढ़ गई मांस की, किसकी वजह से, स्पाइसेस की वजह से। तो ट्रेडर्स जो हमारे देश में आए थे, मतलब जो यूरोपियंस आए थे हमारे देश में, सिर्फ स्पाइसेस को व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ओनली ट्रेडिंग सिस्टम था उनका, बस। समझ में आ रहा है। तो वास्को डिगामा आया और यहां से वहां गया, और धीरे धीरे पोर्तुगीज जो थी, जो लिस्बन था, पूरी यूरोपियन कॉन्टिनेंट को लीड करने लगा। अथाह पैसा आ रहा है, अथाह सामान आ रहा है भाई। जैसे यहां से 1 रुपए में उठाए, लिस्बन में उसने कितने में बेचा, 60 रुपए में। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, वैल्यू भी तो बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ाते गए लोग, और मोनोपोली अलग से बना रखे हैं यहां पर, आने नहीं देंगे तुमको, क्योंकि रूट किसको पता है, हाँ रूट तो हमें ही को पता है, तुम जाओगे कैसे। और समुद्री ट्रेवल करना आसान काम है क्या, मर जाओगे, तूफानी लहरें चलती हैं, हल्की जहाज लेके जा नहीं सकते, अपने आप मर जाओगे। बात समझ आ रही है। और एक तो तुम्हें लोकेशन का पता नहीं है, जाओगे कैसे। ये सी रूट तो हमने डिस्कवर किया है ना, तुमको थोड़ा पता है क्या। ना तब कुछ नहीं था, जहां मर गया वहां चले जाओ। तो भारत के लोग नहीं जाते थे ना, भारत के लोग अपने आप में डिपेंड, अपने आप में सक्षम थे, वो किसी के यहां जाते ही नहीं थे। हाँ एक सेकंड, अरे कंपास बनाए गए थे ना, एस्ट्रोलैब बनाए गए थे, दिशा सूचक है। हाँ तब ये सब आविष्कृत हो चुका था, कंपास थे, एस्ट्रोलैब थे। हाँ उस टाइम भी डिवाइसेस थी, हाँ समुद्री डिवाइसेस थी जो डायरेक्शन बताती थी कि किस डायरेक्शन में जाना है आपको। अरे हमारे यहाँ तो ध्रुव तारा ही है ऑलरेडी, ध्रुव तारा है कि नहीं है, जो हमेशा नॉर्थ साइड को बताता है। नॉर्थ साइड जहां होगा उसका अपोजिट कर देंगे तो साउथ हो जाएगा अपने आप। तो फिर अनुभव बहुत बड़ी चीज है, उसके अकॉर्डिंग कर लेते थे हम लोग। इतनी बात समझ आ रही है। इस तरह से यूरोपियन कॉन्टिनेंट के द्वारा, जिसमें पोर्तुगीज है, उसके द्वारा इंडिया के लिए, इंडिया तक पहुंचने के लिए सी रूट की खोज की गई, जिसे हम लोगों ने स्पाइसेस रूट के नाम से जाना, स्पाइस रूट के नाम से जाना। अब बाद में बताएंगे, आज ही सारा ज्ञान दे दें क्या, अभी बात बताएंगे कल। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर पोर्तुगीज ने नहीं, ब्रिटिश ने रूल किया है। हम लोग इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं। हमें ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार किया, अंग्रेजों ने शासन किया, ना कि पुर्तगालियों ने। कल बताएंगे